नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारतीय ज्योतिष में नवग्रह और 12 राशियों की कहानी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों और 12 राशियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनका प्रभाव केवल मानव जीवन ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड के संचालन में भी माना जाता है। यहाँ हम इनकी उत्पत्ति की कहानी और इनके आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व को विस्तार से समझेंगे। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान ब्रह्मा ने काल को संतुलित करने के लिए नवग्रहों की रचना की। इन ग्रहों को ब्रह्मांड के संचालन का दायित्व सौंपा गया। प्रत्येक ग्रह का एक विशेष स्वभाव, प्रभाव और कर्तव्य निर्धारित किया गया। नवग्रहों की उत्पत्ति जो कि शिव पुराण और विष्णु पुराण में दी गई है, उसके हिसाब से सूर्य जो कि महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र थे, इन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत माना गया। चंद्र जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए, उन्हें ऋषि अत्रि ने गोद लिया। मंगल जो भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुए और युद्ध के देवता माने जाते हैं। बुध चंद्रदेव और तारा के पुत्र हुए। यह बात मैं आपको वैवस्वत मनु की कहानी में पहले बता चुका हूं। बृहस्पति देवताओं के गुरु, ज्ञान और धर्म के प्रतीक। शुक्र दैत्यों के गुरु, धन और ऐश्वर्य के कारक। शनि सूर्यदेव और छाया के पुत्र, कर्म फल के न्यायाधीश। राहु समुद्र मंथन में अमृत पाने के कारण अमर दैत्य जिनका सर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। केतु राहु का धड़ जो आध्यात्मिक और मोक्ष का प्रतीक है। भारतीय ज्योतिष में नवग्रह जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक ग्रह का अपना एक विशिष्ट प्रभाव, देवता, रत्न, मंत्र और पौराणिक कथा होती है। आइए हम एक एक करके सभी ग्रहों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सूर्य, आत्मा और शक्ति का ग्रह। सूर्य को राजा का स्थान प्राप्त है और यह आत्मा, ऊर्जा, नेतृत्व और सफलता का प्रतीक है। यह जातक के आत्मविश्वास, मान सम्मान, पिता से संबंध और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। उनका विवाह संज्ञा से हुआ। संज्ञा ने सूर्य के तेज से परेशान होकर अपनी छाया देवी को उनके पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। छाया से ही शनि देव का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु की कहानी में हम यह सब पहले ही सुन चुके हैं। इनका रत्न माणिक है, अर्थात अंग्रेजी में रूबी, और दिन रविवार। अगला है चंद्र, मन और भावनाओं का ग्रह। चंद्रमा मां का प्रतीक है और भावनाओं, मन की स्थिरता, सौंदर्य और कल्पना शक्ति को दर्शाता है। कमजोर चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक तनाव, अस्थिरता और आत्मविश्वास की कमी देता है। चंद्रदेव समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, जो बाद में 27 नक्षत्रों में परिवर्तित हो गई। लेकिन वे केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, जिससे दक्ष ने उन्हें क्षय होने का श्राप दिया। बाद में भगवान शिव की कृपा से वे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बढ़ने और घटने लगे। उनका रत्न मोती है और दिन सोमवार है। अगले हैं मंगल, ऊर्जा और युद्ध का ग्रह। मंगल साहस, शक्ति, आत्मनियंत्रण, भूमि और वीरता का कारक है। नकारात्मक मंगल क्रोध, दुर्घटनाओं और विवादों को बढ़ा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए और इसलिए उन्हें कुजात पुत्र अर्थात असामान्य संतान कहा जाता है। इन्हें भूमिपुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वे पृथ्वी माता से जुड़े हुए हैं। इनका रत्न मूंगा है और दिन मंगलवार है। अगले हैं बुध, बुद्धि और वाणी का ग्रह। बुध ग्रह व्यापार, संचार, गणित, तर्क शक्ति और वाणी का कारक है। कमजोर बुध भ्रम, झूठ और वाणी में दोष उत्पन्न करता है। पौराणिक कथा के अनुसार बुध चंद्रदेव और तारा जो गुरु बृहस्पति की पत्नी थी के पुत्र हैं, इसलिए
उन्हें दोनों देवों से विशेष गुण मिले, चंद्र की भावनात्मकता और बृहस्पति का ज्ञान। इनका रत्न पन्ना है और दिन बुधवार। अगले हैं गुरु या बृहस्पति, ज्ञान और धर्म के ग्रह। गुरु धन, शिक्षा, विवेक, नैतिकता और विवाह का कारक है। कमजोर गुरु जीवन में दिशाहीनता, गरीबी और कर्तव्यहीनता लाता है। पौराणिक कथा के अनुसार बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और इंद्र को सही मार्गदर्शन देते हैं। उनकी पत्नी तारा चंद्रदेव के प्रेम में पड़ गई, जिससे बुद्ध का जन्म हुआ। उनका रत्न पुखराज है और दिन गुरुवार। अगला है शुक्र, सौंदर्य और भोग का ग्रह। शुक्र ऐश्वर्य, कला, प्रेम, सुख, विवाह और काम वासना का प्रतिनिधित्व करता है। कमजोर शुक्र गरीबी, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं और विलासिता की कमी देता है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या सीखी, जिससे वे मृत दैत्यों को पुनर्जीवित कर सकते थे। शुक्राचार्य और मृत संजीवनी की कहानी आप पहले ही देवयानी और कच्छ की वीडियो में देख चुके हैं। इनका रत्न हीरा है और दिन शुक्रवार। अगला ग्रह है शनि, जो कर्मफल और न्याय का ग्रह है। शनि कर्म और भाग्य का स्वामी है। वह न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। कमजोर शनि जीवन में कठिनाइयां, देरी और संघर्ष लाता है। शनि देव सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। बचपन में ही माता ने उन्हें तपस्या में भेज दिया, जिससे वे बहुत शक्तिशाली बने। इनका रत्न नीलम है और दिन शनिवार है। अगला ग्रह है राहु, जो कि छाया ग्रह है, माया और छल का कारक है। राहु भ्रम, छल, राजनीति, विदेश यात्रा और अज्ञात व्यक्तियों का ग्रह है। समुद्र मंथन में राहु ने अमृत पी लिया था, लेकिन विष्णु ने उनका सर काट दिया, इससे पहले कि राहु उसको गटक सके और पचा सके। इनका रत्न गोमेद है और दिन शनिवार है। अगले हैं केतु, जो मोक्ष और रहस्य का ग्रह है। केतु आध्यात्मिकता, रहस्य और ध्यान का प्रतीक है। केतु राहु का धड़ है और यह आत्मज्ञान का कारक माना जाता है। इनका रत्न लहसुनिया है और दिन मंगलवार। तो मित्रों, चलिए अब बात करते हैं राशियों के बारे में। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को काल पुरुष, समय का देवता के शरीर से उत्पन्न माना जाता है। एक रोचक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने के लिए इन राशियों की रचना की। मैं राशियों और उनके प्रतीक की एक सूची यहाँ दे रहा हूँ। केवल भारतीय ज्योतिष में ही नहीं, अपितु पूरे संसार में जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हुई हैं, जिनमें ज्योतिष आपको मिल जाएगा, सभी में आपको 12 राशियां ही मिलेंगी। और ज़्यादातर में उनके जो प्रतीक हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे ही मिलेंगे, सिवाय चीनी ज्योतिष के, जिसमें उन्होंने राशियों के नाम जानवरों के ऊपर और भी प्रतीक भी जानवरों जैसे ही रखे हैं। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों की अवधारणा खगोल शास्त्र, गणित और पौराणिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। यह व्यवस्था हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसका आधार खगोलीय गणनाएं हैं। आइए जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष में 12 राशियां क्यों मानी गई हैं। ज्योतिष में राशियों की गणना आकाश में सूर्य की गति के आधार पर की जाती है। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करती है। इस दौरान सूर्य 360 डिग्री का चक्र पूरा करता है। इस 360 डिग्री को 12 बराबर भागों में विभाजित किया गया, जिससे प्रत्येक राशि 30 डिग्री के क्षेत्र में फैली होती है। यह विभाजन सौर मंडल के ज्योतिषीय प्रभावों को संतुलित करने के लिए किया गया। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा की गति भी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा लगभग 27.3 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और इस दौरान 27 नक्षत्रों से गुजरता है। प्रत्येक नक्षत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिससे कुल 108 चरण बने। यदि इन 108 चरणों को 12 राशियों में विभाजित करें तो प्रत्येक राशि में 9 चरण आते हैं। भारतीय दर्शन और ज्योतिष पंच तत्वों पर आधारित है और इनसे संबंधित राशियां हैं
अग्नि से संबंधित मेष, सिंह, धनु। जल से संबंधित कर्क, वृश्चिक, मीन। पृथ्वी से संबंधित वृषभ, कन्या, मकर। वायु से संबंधित मिथुन, तुला, कुंभ। पंचतत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक तत्व से संबंधित 3-3 राशियां बनाई गईं। यह संतुलन प्रकृति और ब्रह्मांड के सिद्धांतों के अनुरूप है। भगवान विष्णु ने काल चक्र को संतुलित करने के लिए 12 राशियां बनाई। एक कथा के अनुसार जब देवता और असुरों में युद्ध चल रहा था, तब भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण किए और 12 दिशाओं में अपनी शक्ति फैलाने के लिए 12 राशियां बनाई। एक अन्य कथा में भगवान ब्रह्मा ने काल पुरुष की रचना की और उनके शरीर को 12 भागों में विभाजित किया। ये भाग ही 12 राशियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। वो भाग थे मेष राशि, जो काल पुरुष का सिर था। वृषभ राशि, जो काल पुरुष का गला था। मिथुन, हाथ। कर्क, हृदय। सिंह, पेट। कन्या, आंत। तुला, कमर। वृश्चिक, जनेंद्रियां। धनु, जांघें। मकर, घुटने। कुंभ, पिंडलियां। और मीन, पैर। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों का उपयोग होता है। पश्चिमी ज्योतिष में भी 12 ही राशियां मानी गई हैं। जैसा मैं बता चुका हूं, चीनी ज्योतिष में 12 चिन्ह होते हैं, लेकिन वे जानवरों के नाम पर आधारित हैं।